अपनी पूंछ की तरफ बढ़ती तलवार की रोशनी देखकर अलगू हंसने लगा। उसने अपनी पूंछ की पकड़ ढीली करके राज को दूर फेंक दिया। ये सब पलक के झपकने से भी कम समय में पूरा हो गया था। किसी को नहीं पता था कि शैतानी जादूगर अलगू के दिमाग में क्या चल रहा था। राज ने उसकी पूंछ काटने के लिए वार किया था, जिसके बदले में उसने राज को आजाद कर दिया था। ऐसा कदम शायद कोई बेवकूफी में ही उठाना चाहे, लेकिन अलगू ने होशो हवास में ऐसा कदम उठाया था। क्या अलगू ने कोई पागलपन कर दिया था? राज ने भी नहीं सोचा था कि हमला बेकार हो जाने के बावजूद भी अलगू उसे इस तरह उछाल देगा। हमलावर और हमला दोनों अब आजाद हो चुके थे। शायद जब से अलगू को पता चला था कि राज शाही कबीले का वारिस नहीं है, तब से अलगू की नजरों में राज की कोई कीमत नहीं बची थी, या शायद अलगू ने जानबूझकर राज को फेंका था। फिलहाल कोई भी अलगू के दिमाग को नहीं पढ़ पा रहा था। किसी को भी अलगू के मन की बात नहीं पता थी। एक तरफ राज का हमला अलगू की तरफ बढ़ रहा था और दूसरी तरफ राज उसकी पकड़ से आजाद था। दुनिया मानो रुक सी गई थी। एक ही पल में इतना सब कुछ हो रहा था कि घड़ी की रफ्तार मानो रुकी हुई सी लगने लगी थी। अचानक ही अलगू ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। काले रंग की सभी तलवारें आसमान से नीचे उतर आई और तलवारों ने एक गेंदनुमा आकार ले लिया। इसी के साथ तलवार तिलिस्म की टक्कर तलवारों की गेंद से हो गई। एक जोरदार टक्कर के कारण धमाका हो गया, जिससे चारों तरफ ढेर सारी एनर्जी बिखर गई। राज जो आसमान से जमीन की तरफ गिर रहा था, ये धमाका देखकर सदमे में रह गया। इसके बाद गोली की रफ्तार से राज जमीन की तरफ गिरने लगा। अभी तक राज एक सामान्य रफ्तार से नीचे जा रहा था, लेकिन इतने भयानक विस्फोट के कारण उसकी रफ्तार कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। राज एक उल्का पिंड की तेजी से जमीन की ओर बढ़ रहा था। नीचे गिरते समय राज के दिमाग में बस यही चल रहा था कि किसी ठोस चीज से उसकी टक्कर ना हो जाए। राज 3 बार पलटी खाकर ढेर हो गया। आसमान में इतने ज्यादा धूम धमाके और एनर्जी के बाद अलगू अभी भी हवा में उड़ रहा था। एक काली रोशनी उसके पैरों के नीचे तैरते हुए उसे हवा में बरकरार रखे थी। अलगू जस का तस खड़ा था। इतने बड़े धमाके के बाद भी अलगू के माथे पर एक शिकन तक नहीं थी। अलगू को एक मामूली सी खरोंच भी नहीं आई थी, जो कि उसके महान जादूगर होने की बेमिसाल निशानी थी। एक ऐसा जादूगर जो बड़ी बड़ी कारनामे करना जानता था। एक ऐसा जादूगर जो अपने सामने आए हर दुश्मन का सामना करना जानता था। ठीक तभी दूर से शैतानी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद उसके पैरों के नीचे आग के 4 चक्के दिखाई देने लगे। एक कुत्ते के पास इतनी भयानक ताकतें आम दुनिया में तो देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन ये जादुई दुनिया थी। यहाँ करिश्मे आम थे। शैतानी कुत्ते वैसे भी जादुई जानवरों में काफी ताकतवर माने जाते थे, और इस कुत्ते ने भी अपनी ताकत का नमूना सबके सामने रख दिया था। इसके बाद कुत्ते की रफ्तार में बेहिसाब तेजी आ गई। अब कुत्ता किसी भूखे शेर की तरह तेजी से अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था और उसका निशाना अलगू था। इतनी देर से कुत्ता अपने शिकार को पकड़ने के लिए परेशान हो रहा था, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था। इसीलिए उसने अपनी रफ्तार बढ़ाकर एक जोरदार हमला करना ही बेहतर समझा था। इस कुत्ते के सोचने समझने की ताकत वाकई बहुत बढ़कर थी। उसने समय समय पर सूझबूझ से अपने फैसले लिए थे और वो पूरे होश में लड़ाई का मजा भी ले चुका था और अब अपने शिकार को हासिल करने के लिए बढ़ चुका था। बेड़ा गर्क! आखिर ये कुत्ता मेरी जान का दुश्मन क्यों बना हुआ है? मैंने आखिर इसका क्या बिगाड़ दिया भला? इसने तो एकदम नाक में दम कर दिया है। अब इससे छुटकारा पाना ही होगा, वरना ये बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। कुत्ते को देखकर महान जादूगर अलगू की महानता चंद पलों की मोहताज बनकर रह गई। अभी अलगू की महानता की शेखी बघारे कुछ पल ही बीते थे। कुछ पल पहले ही साबित हुआ था कि अलगू कभी भी अपने दुश्मन से भागता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है। और अब अलगू भागने की पूरी तैयारी में था। उसने तुरंत ही हवा में फैली काली तलवारों को वापस बुला लिया और उसे धुएं में बदल लिया, और कुत्ते से दूर भागने के लिए अलगू पूरी तरह से तैयार हो गया।
अलगू यहाँ से रफू चक्कर होना चाहता था, क्योंकि अब इस कुत्ते ने उसका जीना मुहाल कर दिया था। दूसरी तरफ राज किसी भी चट्टान वगैरह में नहीं टकराया था, लेकिन उसके बाद भी उसे अंदरूनी चोटें आई थी। उसके दिमाग में एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अभी राज को महसूस हो रहा था कि जादूगरी को इतना समय देकर उसने कोई गलती नहीं की थी। किस्मत से उसका शरीर काफी मजबूत हो गया था, वरना जिस रफ्तार से वो नीचे गिरा था उसमें उसकी मौत पक्की थी। पहले के मुकाबले राज अब काफी बेहतर हालत में था, इसीलिए उसे बस हल्की चोटें ही लगी थी। एक नजारा इससे भी अलग था। चिरंजीवी कबीले के अंकल और बचे हुए तीसरी रैंक के दोनों जादूगर अपने साथियों की मदद कर रहे थे। चिरंजीवी कबीले वालों की किस्मत आज अच्छी थी। भले ही ज्यादातर कबीले के लोग जमीन पर ढेर हो चुके थे, लेकिन उसमें से कोई भी मरा नहीं था। कुत्ते के बच्चे, मुझे बस एक मौका मिल गया तो मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तू कुत्ते की मौत ही मरेगा, अलगू ने गुस्से से कहा। अलगू का गुस्सा अभी 7वें आसमान पर था। इसके बाद अलगू किसी चील की तरह अपने शिकार की तरफ नीचे झपटा और उसने चिरंजीवी कबीले के अंकल को उठा लिया। इस बार अलगू ने राज की जगह चिरंजीवी कबीले के अंकल को चुना और उन्हें लेकर उड़ गया। शायद इस बार फिर से अलगू से कोई बड़ी गलती हो गई थी। शायद इस बार फिर से उसने अपना गलत शिकार चुन लिया था। दूसरी तरफ शैतानी कुत्ता लार टपकाता हुआ भौंक रहा था। चीरिस्ताई जी! तीसरे रैंक के बचे हुए 2 जादूगरों में से जादूगर ने अपने साथी के उठाए जाने पर जोर से चिल्लाई। अचानक ही वो उछली और अलगू की तरफ बढ़ने लगी। चिरंजीवी कबीले के अंकल का नाम चीरिस्ताई था। इस पूरी लड़ाई में पहली बार किसी ने उन्हें नाम से बुलाया था। बचा हुआ दूसरा तीसरी रैंक का जादूगर भी अलगू का पीछा करना चाहता था, लेकिन घायलों से भरी जमीन को देखकर वो बस दांत पीसता रह गया। उसने पीछा करने की अपनी इच्छा को दबा लिया और अपने घायल साथियों के साथ रुक गया। उसने सभी घायलों को उठाकर बिठा दिया। वो सभी गहरी गहरी सांसें लेने लगे। इसके बाद तीसरी रैंक के उस जादूगर ने राज की तरफ देखा जो जमीन पर पड़ा हुआ था। थोड़ी देर सोचने के बाद वो राज की तरफ चल पड़ा। राज को आधा उठाकर उसने राज को घाव भरने के लिए एक दवाई खिला दी। चिरंजीवी कबीला अलग अलग तरह की आत्मीय दवाइयों और चिरंजीवी दवाइयों के लिए जाना जाता था। कबीले के पास दवाइयों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए वो अनजान की मदद के लिए भी दवाई दे पाने के काबिल थे। शायद यही चिरंजीवी कबीले वालों का अंदाज था। वे सभी साधारण और ईमानदार थे। कबीले के ज्यादातर लोग दयालु किस्म के थे। अगर उनके कबीले का सबसे कीमती खजाना ना छीना गया होता तो शायद उन्हें कभी इतना गुस्सा भी नहीं आ सकता था। इसी कारण जादुई दुनिया में शांति बरकरार थी। अगर इस तरह के अच्छे लोग और लड़ाई करने में कमजोर लोग जादूगरों के बीच ना होते तो कभी इतनी शांति नहीं बनी रह पाती। जैसे ही राज ने वो गोली खाई, उससे एक ऊर्जा की लहर उसके शरीर में दौड़ गई और जहां जहां भी उससे अंदरूनी चोटें आई थी वहां वहां फैल गई। एक ही झटके में राज को सभी जगह आराम महसूस होने लगा। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद राज की सारी चोटें भर चुकी थी। शुक्रिया। राज ने एक और गहरी सांस ली और जमीन पर खड़ा हो गया। कोई बात नहीं, चिरंजीवी कबीले के जादूगर ने कहा। इसके बाद चिरंजीवी कबीले के सभी लोग इकट्ठा हो गए। चीरिस्ताई अंकल को उठा लिया गया था। एक तीसरी रैंक की जादूगरनी उनके पीछे गई हुई थी। अब उनके साथ सबसे ताकतवर एक ही जादूगर बचा था जो तीसरी रैंक पर था। चीरकाल जी, अब हमें क्या करना चाहिए? एक कबीले के आदमी ने पूछा। शाही कबीले की वारिस नहीं पकड़ी गई, इसके बदले हमारे साथी चीरिस्ताई को उठा लिया गया और चीरजीवा उसके पीछे पीछे चली गई। ईमानदारी से कहूं तो हमने एक ही झटके में एक सच्चे सिपाही और एक बहादुर पत्नी को खो दिया। तीसरी रैंक के जादूगर चीरकाल ने जवाब दिया। ये बात सुनते ही वो आदमी राज की तरफ देखने लगा। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ राज की वजह से ही हो रहा था। अब हमें बस चीरकारी जी का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही हम कोई फैसला लेंगे। चीरजीवा चीरिस्ताई के पीछे गई है, इसीलिए लगातार चीरजीवा से संपर्क साधने की कोशिश करते रहो, चीरकाल ने कहा। उसने जिस चीरकारी का नाम लिया था वो इन सभी में सबसे ताकतवर था।
और शायद चिरंजीवी कबीले में सबसे ताकतवर था। चीरकारी चौथे रैंक का जादूगर था, इसीलिए पूरे चिरंजीवी कबीले में उसके पास लड़ाई करने की सबसे ज्यादा ताकत थी। अभी सारे चिरंजीवी कबीले के लोग चिंता में डूबे हुए थे। अरे माफ कीजिएगा, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? अचानक राज ने अपना हाथ हवा में उठाकर कहा। हाँ बोलो, चीरकाल ने कहा। मुझे बस ये पूछना था कि अगर कोई ताकतवर शैतानी जानवर हमारी तरफ आ रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? राज ने कुत्ते की तरफ इशारा करके कहा। अभी तक इस शैतानी कुत्ते को अलगू का पीछा करने में मजा आ रहा था और वो अपना मुंह खोलकर लार यहां वहां गिराता हुआ अलगू के पीछे पड़ा था, लेकिन अब उसने अपनी दिशा चिरंजीवी कबीले के लोगों की तरफ बदल ली थी और वो काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। सभी चिरंजीवी कबीले के लोग बिना पल के झपके उस कुत्ते को देखने लगे। यहाँ कोई भी राज के प्रश्न का उत्तर देने के लायक नहीं था। क्या ये मांसभक्षी है? किसी ने पूछा। हाँ क्यों नहीं, राज ने जवाब दिया। ये बहुत ही आम सी बात थी कि इतना बड़ा कुत्ता मांसभक्षी ही होगा। क्या हमें भागना चाहिए? एक और आदमी ने कहा। लेकिन कोई भी उड़ने वाले शैतानी कुत्ते से तेज कैसे भाग सकता था? अब क्या उन्हें ये सब कुछ अपने भाग्य पर ही छोड़ना होगा और इंतजार करना होगा कि कुत्ते का पेट कितने लोगों में भर जाएगा? मुझे याद आया, जब मैं कबीले से निकल रहा था तो हमारे चीरगामी जी ने मुझे खतरे से बचने के उपायों की एक किताब दी थी। शायद वो हमारे काम आ सकती है, कबीले के एक आदमी ने कहा। उसने अपने कपड़ों में हाथ डाला और एक नोटबुक निकाली। चीरगामी चिरंजीवी कबीले में शैतानी जानवरों से रक्षा का इंचार्ज था। उसने बहुत दुनिया देखी थी और उसे काफी तजुर्बा भी था। शायद उसने अपनी किताब में शैतानी कुत्ते से भिड़ने का तरीका भी लिखा हुआ होगा। वो आदमी जल्दी जल्दी पलटकर नोटबुक को देखने लगा और शैतानी जानवरों वाले पेज पर पहुंच गया। क्या ये लोग शैतानी कुत्ते से बचने का कोई तरीका ढूंढ पाएंगे? क्या राज इस सफर पर आगे बढ़ेगा या वापस अपने साथियों के पास लौट जाएगा? राज उस नोटबुक को ध्यान से देखने लगा। उसने इस बार कोई भी सलाह नहीं दी और उसे लग रहा था कि क्या वाकई इस सब की चर्चा इस वक्त होनी चाहिए। मिल गया। यहाँ एक पैराग्राफ लिखा है। एक प्रोफेशनल शैतानी जानवर पालने वालों को मेरी यही राय रहेगी कि इस तरह के जानवर पालने वालों ने कुछ बातें बस बोलकर ही बताई हैं। उनकी कोई लिखित जानकारी नहीं है। अगर आप किसी बड़ी सी शैतानी बिल्ली या कुत्ते के सामने फंस जाओ तो आप क्या करोगे? उस आदमी ने कहा। इसके बाद उसके चेहरे पर ऐसे भाव आ गए जैसे वो चीरगामी को शुक्रिया कहना चाह रहा हो कि उसे बस यही तरीका चाहिए था। इसके बाद उसने आगे पढ़ना जारी रखा। ऐसे समय में आपको परेशान नहीं होना चाहिए। खुद को पूरी तरह शांत रखो। सबसे पहले उस शैतानी जानवर की नजरों को देखो। क्या वो नीचे सिर करके आपको घूर रहा है और वो आपसे नजरें ही नहीं हटा रहा है? यदि ऐसा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस जानवर ने आपको अपना खाना चुन लिया है। इसके बाद किताब पढ़ने वाले आदमी ने शैतानी कुत्ते की तरफ देखा। वो लगातार उन्हें ही घूर रहा था और उसकी नजरें एक पल को भी नहीं हट रही थी। इससे किताब पढ़ने वाला समझ गया कि वो खाने के तौर पर चुना जा चुका था। अब किताब आगे पढ़ते रहने के अलावा उसके पास कोई दूसरा तरीका नहीं बचा था, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ किताब के हिसाब से हो रहा था। पढ़ते रहो और देखो कि क्या चीरगामी ने ऐसे जानवर से निपटने का भी कोई तरीका लिखा है, किसी कबीले वाले ने कहा। अब सभी लोग काफी उत्सुक होकर आगे सुनना चाह रहे थे, क्योंकि उनके पास इसके अलावा इस कुत्ते से जान छुड़ाने का और कोई तरीका नहीं बचा था। अब वो पूरी तरह से अपने साथी चीरगामी के लिखे इन नोट्स पर ही निर्भर थे। अब चीरगामी की लिखी बातें ही उनकी जान बचा सकती थी। ऐसे वक्त आपको याद रखना है कि उसके सामने नजरें नहीं झुकानी है। नजरें झुकाकर आप उसे न्योता देते हैं कि आपने हार मान ली है और अब आप खुद खाना बनने के लिए तैयार हैं। इसीलिए नजर नहीं हटाना है। अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आपकी नजरें एक पल को भी नीचे नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको भागना भी नहीं है। आप कभी भी शैतानी जानवर से तेज नहीं भाग पाओगे। उनकी रफ्तार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो अच्छे से अच्छे जादूगर के मुकाबले भी काफी तेज होते हैं।
अगर आप भागने की कोशिश करते हो तो ऐसा करके आप उसके अंदर का शिकारी जगा दोगे। खास तौर से शैतानी बिल्लियों के मामले में यदि उनका पेट भर भी गया हो तब भी वो खेलने के लिए एक खिलौना ढूंढती हैं। अब आपको सीधे खड़े रहना है और उस जानवर को गुस्से में घूरना है। अपनी बाहें फैलाकर जोर से चीखना है जैसे तुम नरक की आग में जलोगे। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो, मैं बताता हूं कि यहाँ का गुंडा कौन है। इस दौरान जितना हो सके उतना सख्त बनने की कोशिश करो। जैसे ही किताब पढ़ने वाले ने इतना हिस्सा पढ़ा उतने में चिरंजीवी कबीले का एक आदमी आगे आ गया। उसने अपने हाथ फैलाए और कुत्ते को घूरकर उसे चुनौती देने लगा। आओ आकर अपनी ताकत दिखाओ, तुम कुत्ते की मौत मरोगे। आज तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन कितना ताकतवर है, उसने पूरी सख्ती के साथ कहा। उसके पास इस बात को दोहराने के अलावा और कोई तरीका नहीं था। अगर वो खड़ा रहता तो भी वो कुत्ते का शिकार बनने ही वाला था, क्योंकि इस शैतानी कुत्ते से निपटना उन सभी के बस की बात नहीं थी। दूसरी तरफ अगर वो किताब में लिखी बात दोहराता है तो उम्मीद की एक छोटी सी किरण जिंदा रहने के तौर पर जल भी सकती थी। लेकिन अभी उसे किताब में लिखी आखिरी लाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो नहीं जानता था कि उसकी जान जोखिम में पड़ चुकी थी। राज को यकीन भी नहीं हो पा रहा था कि ऐसी कोई चीज काम करेगी भी या नहीं। उसे लग रहा था कि ऐसे में कुत्ते का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। उसे किताब की बातें पूरी तरह से बेवकूफी भरा कदम लग रही थी। तभी उसे याद आया कि एक बार पहाड़ी महारथियों में शैतानी जानवर के बारे में चर्चा चल रही थी, जिसमें कहा गया था कि ये जानवर बहुत ही अक्लमंद होते हैं और ये इंसानों की भाषा भी बोल सकते हैं। हालांकि जो तरीका राज को भयानक लग रहा था उसने अपना काम कर दिया। कुत्ता वाकई अपनी जगह पर रुक गया। वो हवा में ही बैठ गया और चिरंजीवी कबीले के उस आदमी को घूरने लगा। ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। जल्दी अगला पेज खोलो और बताओ कि आगे क्या करना है। जल्दी बताओ कि इस कुत्ते को भगाना कैसे है। अब उस आदमी ने पूरे भरोसे के साथ गुस्सा भरकर कहा। किताब पढ़ने वाले ने भी सिर हिलाया और पूरी उम्मीद के साथ पेज पलट दिया। उसने देखा कि अगले पेज पर बस एक लाइन लिखी थी, शायद इस तरह तुम थोड़ी इज्जत के साथ मर सकोगे। किताब पढ़ने वाले के साथ पोपट हो गया था। उसने तुरंत गुस्से में किताब बंद कर दी। चीरगामी ने उनको बुरी तरह से फंसा दिया था। चिरंजीवी कबीले के साथी अब और बड़े खतरे में आ चुके थे। जल्दी आगे पढ़ो, मैंने इस कुत्ते को रोक दिया है। बताओ भी आगे क्या लिखा है। मुझे आगे क्या करना है। मुझे नहीं लगता कि ये कुत्ता ज्यादा देर तक रुका रहेगा। आगे खड़े आदमी ने कहा। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस आदमी के दिमाग में बस इतना ही चल रहा था, जबकि किताब पढ़ने वाले की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसका रोने का मन होने लगा था। शैतानी कुत्ता हवा में बैठा था और चिरंजीवी कबीले के आदमी को घूर रहा था। उसके चेहरे पर लानत भरी एक मुस्कुराहट बिखरी थी। राज इस वक्त गारंटी के साथ कह सकता था कि उसने कुत्ते को हंसते हुए देखा था और अब कुत्ते की आंखें खून की प्यास से भर चुकी थी। ये देखने के बाद राज का दिल जोरों से धड़कने लगा। इस कुत्ते के इरादे अब समझ के बाहर थे। थोड़ी देर बाद उस कुत्ते ने अपने बाल झटके, फिर वहां से जाने को तैयार हो गया। जाने के पहले उसने एक बार राज को अजीब ढंग से देखा। जैसे ही शैतानी कुत्ता वहां से चला गया, चिरंजीवी कबीले के लोगों ने राहत भरी सांस ली। साथ ही साथ जो आदमी कुत्ते को चुनौती देने आगे बढ़ा था वो वहीं बैठ गया। उसमें अब खड़े होने की हिम्मत भी नहीं बची थी। चीरगामी ने जो तरीका बताया था वो वाकई काम कर गया। अब शैतानी कुत्ता जा चुका है। अब अगली बार जब भी मेरा सामना किसी शैतानी कुत्ते से या बिल्ली से होगा तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, उस आदमी ने कहा। उसे तो पता भी नहीं था कि वो मौत को कितने पास से छूकर वापस आया था। उसे लग रहा था कि सब कुछ किताब में लिखे तरीके की वजह से ही हुआ था। इस बीच किताब पढ़ने वाले ने उस किताब को कसकर पकड़ लिया था। वो ये फैसला नहीं ले पा रहा था कि वो इस आदमी को किताब में लिखी आखिरी लाइन पढ़ने के लिए दे या उसे इसी घमंड में रहने दे कि उसने शैतानी कुत्ते को भगा दिया है और अगली बार उसे किसी शैतानी जानवर का खाना बन जाने दे। थोड़ी देर तक आराम करने के बाद सभी चिरंजीवी कबीले के लोगों के घाव भर गए। इसके बाद सभी कबीले वाले गोला बनाकर इकट्ठे हो गए और अपने सबसे ताकतवर योद्धा
चीरकारी का इंतजार करने लगे। राज भी एक पेड़ की छांव में जाकर अकेला बैठ गया। अब उसके सामने अगला टास्क ये था कि वो कैसे अपने स्कूल तक वापस जाने का रास्ता ढूंढता है। उसे एक अनजान जगह लाकर पटक दिया गया था। ऐसे में कोई आम रास्ता देखना राज का पहला काम था। इसके अलावा उसे शाही जूनियर को फोन करके अपनी खैरियत के बारे में बताना भी बेहतर लग रहा था। अभी चिरंजीवी कबीले वालों से मामला भी नहीं निपटा था। राज ने इकट्ठे हुए चिरंजीवी कबीले वालों को देखा। वो उनका एहसानमंद हो चुका था। उन्होंने 2 बार उसकी जान बचाई थी। अगर वो अलगू को रास्ते में नहीं रोकते तो राज कभी भी उसकी पकड़ से आजाद नहीं हो पाता। इसके बाद चीरकाल ने उसे जादुई दवाई देकर उसके घाव भरने में मदद भी की थी। ऐसा सोचते सोचते राज अपने माथे पर हाथ फेरने लगा। वो बड़ी उलझन में था। उसे जल्दी ही कुछ बेहतर सोचने की जरूरत थी। उसे चिरंजीवी कबीले और शाही शेर के बीच का झगड़ा खत्म करना था। इसके अलावा अब तक उसकी दुश्मनी में बहुत सी बातें जुड़ चुकी थी। अब चिरंजीवी कबीले वालों ने शाही शेर को पूरी तरह से उनका गुनहगार मान लिया था। जब राज अपनी सोच में डूबा था तभी किताब पढ़ने वाला चिरंजीवी कबीले का आदमी राज के पास आया। क्या तुम शाही कबीले के वारिस हो? उसने पूछा। उसका सवाल सुनकर उसके कई साथियों का ध्यान राज की तरफ चला गया। उन्हें भी राज की पहचान पर शक होने लगा था। नहीं, मैं नहीं हूं। तुमने उन अंकल की बात को ध्यान से सुना होगा। उन्होंने मुझे धोखेबाज कहकर पुकारा था। मुझे तो उस शैतानी जादूगर अलगू ने गलती से अगवा कर लिया था। राज ने सीरियस होकर कहा। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? उस आदमी ने पूछा। सबूत? राज चिरंजीवी कबीले के आदमी की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन उसे अपनी पहचान भी साबित करने की नौबत आ जाएगी। शायद इससे काम बन जाना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद राज ने अपना पर्स बाहर निकालते हुए कहा। उसने पर्स में से अपना आइडेंटिटी कार्ड बाहर निकाल लिया। इतने में ही चीरकाल वहां आया और राज का आइडेंटिटी कार्ड ध्यान से देखने लगा। हाँ, इसका नाम तो राज सिंगानिया है। यदि ये शाही कबीले का वारिस होता तो इसके नाम के साथ शाही जुड़ा होता। चीरकाल ने सीरियस होकर कहा और राज का आइडेंटिटी कार्ड वापस कर दिया। भले ही चिरंजीवी कबीले वालों को सबूत मिल गया था, लेकिन वो सभी काफी निराश भी हो गए थे और उन सब ने अपने सिर नीचे झुका लिए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपनी मम्मी का सरनेम इस्तेमाल करता है? इसके पापा के नाम में शायद शाही जुड़ा होना चाहिए। एक कबीले वाले ने राज पर शक करते हुए कहा। अब तुम मेरे नाम से खिलवाड़ करना बंद करोगे? ऐसे किसी परिवार को बदलना ठीक बात नहीं है। राज ने चिढ़कर कहा। माफ करना, मिशन नाकामयाब हो जाने के कारण मेरा साथी भटक गया है। चीरकाल ने माफी मांगते हुए कहा और अपने साथी को बाकी लोगों के पास जाने को कहा। इसके बाद चीरकाल खुद राज के बगल में बैठ गया। 6 दिन पहले शाही कबीले का शाही शेर और उसका एक अनजान साथी जादूगर हमारे चिरंजीवी कबीले में मेहमान बनकर आए थे। चीरकाल ने राज को पूरी कहानी सुनाना शुरू की। क्या राज दोनों कबीले के बीच के झगड़े को खत्म कर पाएगा? क्या राज को अपने स्कूल वापस जाने का रास्ता मिल पाएगा?